नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। दिल्ली में पब्लिक प्लेसेस में मास्क हुआ कंपलसरी। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना। महिला से बदसलूकी के मामले में कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को नहीं मिली जमानत। त्यागी पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में की है कार्रवाई। फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है त्यागी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो सकती है भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात। 15 से 16 सितंबर को समरकंद में होगी SCO की बैठक। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ लेंगे बैठक में हिस्सा। शेयर बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 515 अंकों की तेजी के साथ 59,333 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 124 अंकों की तेजी के साथ 17,659 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है काले जादू के बयान पर घिरे पीएम मोदी से। पीएम मोदी वैसे तो अक्सर ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को काला जादू बता डाला है और उस काले जादू को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। तो क्या कह गए पीएम मोदी पर राहुल गांधी, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी कांग्रेस की घेराबंदी की, साथ ही चर्चा करेंगे 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए महागठबंधन की तैयारियों की। साथ ही आपको बताएंगे कि फ्री स्कीम को लेकर क्यों सख्त है सुप्रीम कोर्ट का रुख। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस और राहुल गांधी की सक्रियता पीएम मोदी की आंख की किरकिरी बन गई है। बुधवार को हरियाणा में 2G एथेनॉल प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। 5 अगस्त को कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे पीएम ने काला जादू बताया। इसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को करारा जवाब दिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी की मार से बेहाल है, लेकिन मोदी सरकार अमृत महोत्सव का जश्न मना रही है, तो वहीं आम आदमी की थाली दिन पर दिन छोटी होती जा रही है। देश का आम नागरिक 2 जून की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन हर रोज बढ़ती महंगाई उसकी जेब पर डाका डाल रही है। जब यही बात कांग्रेस ने संसद और सड़क पर उठाई तो पीएम मोदी को नागवार गुजरी है, क्योंकि सत्ता पर काबिज बीजेपी को अपने खिलाफ उठने वाली आवाजें पसंद नहीं है। 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को पीएम ने काला जादू बताया है, जिस पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वासी बातें करके पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट से पीएम मोदी को आईना दिखाया है। साथ ही राहुल गांधी ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं कि वो झुकने और डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस को जितना दबाया जाएगा वो उतना मजबूत होगी। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, नरेंद्र मोदी जी, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। जनता को काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। फिलहाल पीएम मोदी अपने ही बयान पर घिर चुके हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा था। 5 अगस्त को काले कपड़ों में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा, ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का दौर समाप्त हो जाएगा। लोग कितना भी झाड़ फूंक काला जादू कर लें, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। अब पीएम के इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। अब देखना होगा कि अपने बचाव में पीएम मोदी क्या कहते हैं। राहुल और प्रियंका के सवालों में बुरे फंसे पीएम मोदी। मोदी सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि मुश्किलों में तो अब इजाफा होगा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 5 अगस्त को कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन ने मोदी सरकार में हड़कंप मचा दिया था। अब एक बार फिर कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी। संसद का मॉनसून सत्र वक्त से पहले खत्म कर दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की माने तो बीजेपी सरकार ने इसलिए संसद का सत्र जल्दी खत्म कर दिया ताकि कांग्रेस अपनी आवाज ना उठा सके।
कांग्रेस पार्टी लगातार बेरोजगारी, एमएसपी पैनल और अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठा रही थी, जिससे बीजेपी परेशान थी। मोदी सरकार को देश में महंगाई नजर नहीं आती, लेकिन राहुल गांधी लगातार जनता की आवाज मोदी जी के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही हमने अपने मुद्दे बताए थे। हमने नियमों के मुताबिक नोटिस दिए और अपनी बात रखने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी कोशिशों को बेकार कर दिया गया। देश इसका गवाह है। कांग्रेस पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा के जय जवान जय किसान अभियान का पूरा समर्थन करेगी। अग्निपथ योजना देश के लोगों के लिए काफी मायने रखती है। ऐसे में सरकार संसद पर इस पर चर्चा करने से भाग क्यों रही है? दीपेंद्र हुड्डा की माने तो सरकार अग्निपथ योजना पर चर्चा नहीं कराना चाहती थी, इसलिए संसद का मॉनसून सत्र जल्द खत्म कर दिया गया। लेकिन अब पार्टी 15 अगस्त के बाद इस योजना के विरोध में सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस बेरोजगारी और अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने रूल 267 के तहत कई बार सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया और सदन के अंदर भी चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। उधर बीजेपी का कहना है कि वो महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं कराना चाहता, सिर्फ सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करना चाहता है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि किसानों को इकट्ठा होकर आंदोलन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर वो अपनी जीवन और जमीन बचाना चाहते हैं तो उन्हें आंदोलन में उतरना होगा। अगर किसान सड़कों पर उतरते हैं तो उसे कांग्रेस का भी समर्थन मिलने वाला है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। कांग्रेस के इस एक्शन ने बीजेपी को हिला दिया है, तो वही बिहार की राजनीति में एक ही रात में ऐसा खेला हो गया कि बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, जबकि लालू की लालटेन फिर से राजनीति में रोशन हो गई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में भी विपक्ष में आई दरार मिट गई है। इसके बाद महागठबंधन को मजबूत होता यहां पर नजर आ रहा है और मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजनीति में रिश्ते कब बदल जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता होता। बिहार में जो चाचा नीतीश भतीजे तेजस्वी से तकरार के मूड में रहते थे, उन्होंने अब लालटेन के साथ मिलकर बीजेपी पर तीर चला दिया। इस नई दोस्ती के बाद महागठबंधन की धुंधली हुई तस्वीर उभर कर सामने आई है, जिसने न सिर्फ बिहार में विपक्ष को मजबूती दी, बल्कि महाराष्ट्र में भी दोस्ती में आई दरार को भर दिया। खबर है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी के बने रहने की इच्छा जाहिर की है। इस संबंध में एनसीपी नेताओं ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है। इनमें विपक्ष के नेता अजीत पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और पूर्व मंत्री छगन भुजबल, सुनील तताकारे जैसे नेता शामिल रहे। इन नेताओं ने ठाकरे के आधिकारिक आवास मातोश्री में करीब 1 घंटे तक चर्चा की। खास बात यह है कि ठाकरे के इस्तीफे के बाद से ही एनसीपी और शिवसेना के बीच संपर्क नहीं था। वहीं अब दोस्ती पक्की हो गई है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि एनसीपी नेतृत्व का मानना है कि ठाकरे को ये मानने की जरूरत है, उनकी एकता उनके ही अस्तित्व के लिए जरूरी है। कानून की लड़ाई लंबी चलने की संभावना है, लेकिन अगर सभी 3 दल साथ रहेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो राज्य में राजनीतिक फायदा भी उनके पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विपक्षी दलों के साथ जुड़ते ही राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। अगर सभी विपक्षी दल साथ आए तो चीजें बदल सकती हैं। एनसीपी नेता का बयान साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। अगर ये दोस्ती का सिलसिला जारी रहा तो ये बीजेपी के लिए बड़ा परेशानी का सबब भी बन सकता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर एमवीए मजबूत हो रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता बिहार की सत्ता हाथ से खिसकने से बौखला गए हैं। पार्टी नेता नीतीश कुमार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं और अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के सभी आरोपों का करारा जवाब दिया है। तो क्या कहा है नीतीश ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्यों नीतीश के मन में थी राष्ट्रपति बनने की इच्छा? क्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए नीतीश ने बीजेपी नेताओं को किया था फोन? बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के पीछे है नीतीश का पीएम बनने का सपना। जी हां, आजकल बीजेपी नेता इस तरह के आरोप बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। सुशील मोदी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने गठबंधन ही तोड़ लिया। इसे लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या मजाक है, एकदम बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग तो मुझसे पूछे ही थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाली बात एकदम बोगस बात है। ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। भूल गए क्या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया? हम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। जिस दिन दोनों चुनाव खत्म हो गया तब हम लोगों ने पार्टी का मीटिंग किया।
नीतीश ने सुशील मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वो जितना चाहे मेरे बारे में बोलें, जिससे उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना है। इस बीच आरजेडी ने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने से पहले भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी को फोन करके कहा था कि वे नीतीश के साथ ना जाएं, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनसे साफ इनकार कर दिया और जवाब दे दिया कि जिन लोगों को चिंता हो रही है सत्ता से बाहर जाने की, उनको 2024 की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी के हाथ से बिहार फिसल चुका है और अब उसे दिल्ली की चिंता हो रही है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरे की घंटी तो सभी राजनीतिक दलों के लिए सुप्रीम कोर्ट बजा सकता है। चुनाव के मौसम में फ्री रेवड़ियां बांटने की राजनीति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को कोर्ट ने फटकार लगाई, तो वहीं केजरीवाल ने फ्री स्कीम का बचाव किया। और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। फ्री की योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की गई है। चुनाव आते ही मुफ्त की योजनाओं की घोषणा होने लगती है। वोट पाने के लिए कोई बिजली माफ करने का ऐलान करता है तो कोई लैपटॉप बांटता है। कर्ज माफ करने की होड़ लग जाती है। कोर्ट में याचिका दायर कर मुफ्तखोरी की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। सियासी दलों के इस रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। फ्री योजनाओं को लेकर दायर याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात कही थी। राजनीतिक दलों की फ्री योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। चुनाव में फ्री स्कीम के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 मिनट तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने आयोग से पूछा कि आपने हलफनामा कब दाखिल किया? रात में हमें तो मिला नहीं, सुबह अखबार देखकर पता चला। चीफ जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट सलाहकार और अभिषेक मनु सिंघवी आपकी ओर से पेश हुए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत जैसे गरीब देश में इस तरह का रवैया सही नहीं है। चुनाव में घोषणा के वक्त पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोचती कि पैसा कहां से आएगा। मुफ्त चुनावी वादे और सोशल वेलफेयर स्कीम में फर्क है। जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, ये एक जटिल मुद्दा है जिसे सुनने के लिए डेटा चाहिए। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि चुनाव में उपहार और सुविधाएं मुफ्त बांटने का वादा करने वाले दलों की मान्यता रद्द की जाए। क्या फ्री की रेवड़ियां बटेंगी या फिर लगाम लगेगी? अगर कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलना पड़ेगी। रणनीति में बदलाव तो टीएमसी को भी करने की जरूरत दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले में फंसते दिख रहे हैं। पहले पार्थ चटर्जी और अब अनुव्रत मंडल को भी केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी अब केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से पहले ही उनकी काफी किरकिरी हो चुकी है। अब उनका एक और मंत्री आज गिरफ्तार हो गया। पशु तस्करी केस में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह सीबीआई की टीम अनुव्रत मंडल के घर पहुंची थी। अनुव्रत मंडल बीरभूम जिले के टीएमसी अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, जो पहले ही मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से बैकफुट पर है। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। अनुव्रत मंडल ने सीबीआई की ओर से इस केस में भेजे गए 10 समन पर कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद एजेंसी ने अदालत का रुख किया था। इससे पहले 2 बार सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें अनुव्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 2017 के दौरान बीएसएफ ने 20,000 पशुओं के सिर बरामद किए थे। इन पशुओं की सीमा पर तस्करी की जा रही थी। सीबीआई ने हाल ही में इसी केस में कई जगहों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने मंडल के बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को भी पहले गिरफ्तार कर लिया था। एजेंसी ने घर पर ही अनुव्रत मंडल से कुछ देर पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों के मुताबिक एक बैंक कर्मचारी को पहले ही तलब किया जा चुका है। सीबीआई के अधिकारी बैंक कर्मचारियों से पूछताछ करना चाहते हैं कि गो तस्करी मामले में कितनी रकम किस खाते में और कहां जमा की गई। पशु तस्करी केस में अनुव्रत की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी को कुछ ही दिनों में दूसरा झटका लगा है। वो पहले ही पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और बड़े पैमाने पर कैश बरामद होने से दबाव में थी। उन्होंने खुद कड़ा एक्शन लेते हुए पार्थ को मंत्री पद से हटाया था और पार्टी से भी बाहर कर दिया था।
और बुलेटिन के आखिर में बात महंगे होते हवाई सफर की। जनता को देश में बढ़ती महंगाई से निजात नहीं मिल रही है। जहां एक तरफ देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ आने वाले दिनों में हवाई सफर महंगा हो सकता है। सरकार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे लोगों की टेंशन बढ़ेगी। तो कैसे की केंद्र ने हवाई सफर को बढ़ाने की तैयारी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने दावा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे किराया बढ़ता जा रहा है, उससे आम आदमी के लिए उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो गया है। जहां एक तरफ तेल लगातार महंगा हो रहा है, तो वहीं अब मोदी सरकार जनता पर और महंगाई का बोझ बढ़ाने जा रही है। दरअसल सरकार घरेलू उड़ान के लिए किराया तय करने का अधिकार फिर से एयरलाइंस को सौंपने वाली है। केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर मई 2020 में घरेलू उड़ान के लिए एयर फेयर लिमिट तय करने की जो शुरुआत हुई थी, 31 अगस्त 2022 से उसे वापस ले लिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि घरेलू उड़ान के एयर फेयर पर तय सीमा को हटाने का फैसला हवाई ईंधन की कीमतों और उसी रोजाना मांग की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि घरेलू विमान ऑपरेशन और हवाई सफर के लिए यात्रियों की मांग के स्टेटस की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है कि एयर फेयर बैंड को 31 अगस्त 2022 के बाद खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से साफ है कि हवाई सफर का किराया अब एयरलाइन कंपनियों के पास होगा, जिसके बाद वो जब चाहे अपनी मनमानी कर हवाई सफर को महंगा कर सकती हैं, जिसकी कीमत आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगी। अब देखना होगा कि विमान कंपनियां किस हिसाब से किराया तय करती हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।